आप सब आशा करते हैं बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, इस यूट्यूब परिवार के साथ मिलकर हमारी टीम लगातार भारत की जातियाँ, उनकी उत्पत्ति, उनके वंशज और इतिहास के सुनहरे पन्नों में उनके बारे में क्या लिखा है, इन सभी मुद्दों पर आपके साथ बातचीत करते हैं। दोस्तों, लगातार हम भारत की किसी एक जाति को आपके सामने लेके आते हैं, जिसमें हम उसकी उत्पत्ति, वंशज और इतिहास में उनके बारे में क्या लिखा है, इन सभी मुद्दों पर आपके साथ बातचीत करते हैं। दोस्तों, बहुत अच्छा लगता है आपके साथ ये बातचीत करके और बहुत ही प्यार से आप भी इसी प्रकार इस परिवार के प्रति अपनी भाव जो है वो प्रकट करते हैं। दोस्तों, इसी प्रकार का भाव जो है, योगदान जो है और रिस्पॉन्स है वो इस यूट्यूब परिवार के साथ बनाए रखें, ताकि हम भारत की सभी जातियों के एक एक करके वीडियो आपके सामने अपलोड करते रहें। दोस्तों, आज हम बात करेंगे मजहबी सिख। मजहबी सिख कौन थे? क्या मूल रूप से भारतीय थे या फिर कहीं और से आकर भारत में बसे थे? आखिरकार मजहबी सिख और सिख धर्म में क्या अंतर है? क्या दोनों एक थे या फिर अलग अलग थे? ब्रिटिश काल से पहले मजहबी सिख कौन थे और सिख धर्म दोनों में क्या समानता थी या अलग अलग थे? और मजहबी सिख के अंदर अलग अलग प्रकार की जातियां हैं, वो कौन कौन सी है? इन सभी मुद्दों पर आपके साथ बातचीत की जाएगी। मजहबी सिख, मजहबी शब्द उर्दू शब्द मजहब से लिया गया और मजहब का अर्थ होता है दोस्तों धर्म या संप्रदाय। इसका अनुवाद वफादार के रूप में किया जाता है। मतलब मजहबी या मजहब वो व्यक्ति होता है वो जो अपने काम के प्रति, अपने सरकार के प्रति, अपने राजा के प्रति वफादार होते थे, उसको मजहब कहते थे और मजहब से ही दोस्तों मजहबी बना हुआ है। मजहबी दलित सिखों की व्यापक श्रेणी का हिस्सा है, जिसमें रविदासिया, रामदासिया, रंगरेतास, राय सांसी भी शामिल हैं। मजहबी सिख भारत में पंजाब, राजस्थान, हरियाणा, हिमाचल और जम्मू में रहते हैं। गुरु तेग बहादुर 9वें सिख गुरु को दिल्ली में मुगलों द्वारा मारे जाने के बाद 3 वाल्मीकि जाति के सदस्यों ने उनके शव और शीश को मुगल सेना से बर्बाद किया और उसे सिख गुरु के बेटे गुरु गोविंद सिंह के पास सौंप दिया था। उनके इस कृत्य की मान्यता में गुरु गोविंद सिंह ने उन्हें खालसा मतलब सिख आस्था में भर्ती करवाया और उन्हें मजहबी और रंगरेटे नाम दिया। रंगरेटे का मतलब होता है दोस्तों जो वफादार थे। ब्रिटिश राजकाल से पहले मजहबियों को रणजीत सिंह की सेना में भर्ती किया गया था, लेकिन नियमित के बजाय एक संशोधित बल के हिस्से की बटालियन से जुड़ी अलग अलग कंपनियों के रूप में। ये स्थिति उन पर चित्रित की गई थी क्योंकि उच्च जाति के सिखों ने किसी भी करीबी रिश्ते से इनकार कर दिया था। मतलब जो उच्च जाति के सिख धर्म के थे, उन्होंने मजहबियों को अपने कबीले में शामिल करने से इनकार किया। उन्होंने अग्रणीय के रूप में काम किया, मुख्य रूप से एक श्रमिक दल के रूप में काम किया, जिसने सड़कों, पुलों और नहरों के निर्माण पर काम किया है। हालांकि वे केवल श्रमिक नहीं थे, क्योंकि ये उम्मीद की जाती है कि उनकी पैदल सेना कौशल हमले की स्थिति में खुद का बचाव करने में सक्षम होगी। ब्रिटिश राज मजहबियों के बारे में इतिहासकार स्टीफन कोहेन कहते हैं, ईसा और आक्रामकता की मजबूत जातीय परंपराओं को पहाड़ी और आदिवासियों के द्वारा आपराधिक जाति के रूप में नियुक्त किया गया था। एंग्लो सिख युद्धों में सिखों की हार के बाद अपना सैन्य रोजगार मजहबियों ने खो दिया था। कुछ लोगों को अंततः जम्मू कश्मीर के महाराज गुलाब सिंह की सेना में अग्रणीय के रूप में रोजगार मिला। 1857 में भारतीय विद्रोह के दौरान अंग्रेजों ने बंगाल सेना के विद्रोह का मुकाबला करने के लिए स्पष्ट रूप से अपनी ओर से मदद की थी। पहली पायनियर सिख रेजिमेंट ने जल्द ही खुद को दिल्ली की घेराबंदी में तोड़ने में मदद की। 1858 में दूसरी रेजिमेंट बनाई गई और उसके तुरंत बाद तीसरी रेजिमेंट बनाई गई। इस सैन्य रोजगार ने अपनी सामाजिक स्थिति में पूर्वी सुधार में योगदान दिया। 1911 में ब्रिटिश अधिकारियों द्वारा गुजरात वालों और लायलपुर में अपने आधिकारिक मान्यता को कृषि जाति तक बढ़ाया। ब्रिटिश मिलिट्री बेले सिस्टम, जो कि उनकी जाति के बारे में भारतीयों का आंकलन करता था, इस बात पर जोर देते हुए कहा गया कि मजहबी अग्रणी के रूप में सबसे उपयुक्त थे, जबकि उदाहरण के लिए जाट सिखों को पैदल सेना बनाना चाहिए। 1898 में गणना की गई कि सेना में 28,146 जाट सिख और 9,000 अन्य सिखों के साथ 2452 मजहबी थे। प्रथम विश्व युद्ध मजहबी सिख पायनियर्स की एकल बटालियन रेजिमेंट के दौरान 23वीं, 32वीं और 34वीं पायनियर रेजिमेंट का विस्तार किया गया, जिसमें प्रत्येक में 3 बटालियन शामिल थी। इन इकाइयों ने मिस्र, यूरोप, मेसोपोटामिया और फिलिपिस्तान में सेवा की और अच्छा प्रदर्शन किया। 34वें सिखों के अनुयायियों को शाही की उपाधि से भी सम्मानित किया गया था। सिख पायनियर रेजिमेंट, जो व्यवहारिक रूप से मजहबियों के एकमात्र सैन्य स्टाफ थे, को दिसंबर 1932 में भंग कर दिया गया। इसका मुख्य कारण सड़क निर्माण प्रौद्योगिकी में प्रगति और बचत की आवश्यकता थी। उनकी अधिकांश रंगरूटों को सेना से रिहा कर दिया गया। यही एकमात्र साधन था जिससे कि वह समाज में खुद को आगे बढ़ाने में सक्षम थे। 1933 में वेलेंच रेजिमेंट के भारतीय प्लाटून के रूप में राजपूतों की जगह एक मजहबी सिख पलटन ने ले ली। 1941 में इसके गठन के बाद रामदासिया के साथ मजहबी सिखों को सिख लाइट इन्फेंट्री रेजिमेंट में भर्ती की गई। कुछ नीति कलाकारों के बीच अनिच्छा के बावजूद अंग्रेजों को मार्शल के बीच अपने पारंपरिक अंतर को शामिल किया गया। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान गैर मार्शल दौड़
यह उन समुदायों से अधिक भारतीयों की आवश्यकता के कारण था जिन पर वे निश्चित रूप से आम पर भरोसा करते थे, जैसे कि जट सिख, डोगरा और पंजाबी मुसलमान। इसके अलावा युद्ध के बाद भारत के विभाजन के बारे में उनकी विचारधारा के कारण जाट सिखों के बीच नैतिकता ने ग्रेट ब्रिटेन की भर्ती को प्राथमिकता देना और कारण था, जबकि युद्ध पूर्व मार्शल से भर्ती अभी भी प्रमुख थी। मजबी और रामदासिया जैसे नए सिद्धांत प्राप्त मार्शल से भर्ती महत्वपूर्ण हो गई थी। मजबियों को 13वीं फ्रंटियर फोर्स राइफल जैसी इकाइयों में भी भर्ती की गई, जिसके बारे में पहले भी नहीं सोचा गया था। 1947 में जब भारत स्वतंत्र हुआ तो ब्रिटिश भारतीय सेना बनी। ये अपने पूर्वजों की तरह अपनी अधिकांश भर्ती के लिए मार्शल रेस सिद्धांत पर प्रतिबंध लगाता है और इस प्रकार उसके रैंकों में सिखों की संख्या बहुत अधिक है। मजबी सिख और रामदासियों ने नई सेना में सिलाई के लिए साथ अपनी सेवा जारी रखी। SLI ने 1947 के बाद भारत से जुड़े लगभग सभी संघर्षों में काम किया, जिसमें 1947, 1965, 1971 पाकिस्तान के साथ युद्ध, 1948 में हैदराबाद पुलिस कार्रवाई, 1962 में चीन आक्रमण आदि शामिल थे। श्रीलंकाई में भी काम किया, जहां पहली, 7वीं, 13वीं और 14वीं बटालियन ने शांति स्थापित करने में योगदान दिया। मजबी सिख सैनिक अपनी वफादारी और गोपनीयता के लिए जाने जाते हैं। 1984 में ऑपरेशन ब्लू स्टार के दौरान जब भारतीय सेना ने स्वर्ण मंदिर में प्रवेश किया तो जाट सिख सैनिकों ने सिख रेजिमेंट और पंजाब रेजिमेंट में अपने अधिकारियों के खिलाफ विद्रोह कर दिया। कुल 2000 सिखों ने विद्रोह में भाग लिया। सबसे बड़े नरसंहार मामले में 1400 मुख्य रूप से जाट सिख अपने कमांडिंग ऑफिसर की हत्या के बाद भाग गए और खुद को हथियार से बंद कर लिया। इनमें से एक बड़ी संख्या में नए रंगरूटों को भी आसानी से विद्रोह के लिए उकसाया गया था और कुछ को बंदूक की नोक पर विद्रोह में भाग लेने के लिए मजबूर किया गया था। स्थापित करने के उदाहरण की आवश्यकता है कि इसके बावजूद भारतीय सेना के अधिकारियों ने जब सही कहा तो उन्होंने ये विश्वास व्यक्त किया कि सिख लाइट इन्फेंट्री के मजबी सिख विद्रोह नहीं होंगे। पंजाब में सिख आतंकवादी नेवकालत के साथ साथ अल्पसंख्यक समुदाय के नागरिकों पर अपने आक्षेप कर दिए गए। पंजाब अब नाबालिग की स्थिति में पहुंच गया और पुलिस महानिदेशक कंवरपाल सिंह गिल मजबी सिखों को विशेष पुलिस अधिकारी के रूप में जवाब दिया गया। यह रणनीति मनोवैज्ञानिक सुरक्षा और मजबियों को उग्रवादियों के साथ जोड़ने के लिए किसी भी प्रोत्साहन को कम करने के लिए डिजाइन की गई थी। हालांकि वास्तव में मजबियों का शिकार अक्सर लोगों के बीच होता था। उनकी निष्ठा सरकार के प्रति थी और इस पर कभी सवाल नहीं उठाया गया। अधिकांश बहुमत लोग उन्हें राज्य द्वारा बंदूकें प्रदान की गई और उन्हें नामांकित हत्या करने का लाइसेंस भी दिया गया। गिल को अपनी रणनीति के सिद्धांत और चरित्र के लिए भारी आलोचना मिली, लेकिन सीखने को आक्षेप कर दिया गया। कहा जाता है कि फरवरी 1992 की छापेमारी के दौरान बड़ी संख्या में उन विशेष पुलिस अधिकारियों का इस्तेमाल किया गया था। शिक्षण पर खुले समुद्र में घोषित किया गया था और जीत हासिल करने के लिए किसी भी उपकरण का उपयोग करने में सक्षम होने को समझने की आवश्यकता थी। प्रमुख सिख मुगलवादी नेताओं को नष्ट कर दिया गया और कई जीवित नहीं रहे। सिख समुदाय के अंदर क्या भेदभाव है, मजबी सिख और सिखों के अंदर क्या अंतर है, क्या भेदभाव है? उनमें से अधिकतर गांवों में अलग अलग तरह की जनजातियां रहती है। जैसे 19वीं सदी खत्म होने लगी, मजबी जैसे जादूगरों को उनके दोस्त सिख ने गुरुद्वारे पूजा स्थल तक समान रीच से ईसा पूर्व कर दिया और 20वीं सदी के शुरुआती वर्षों के दौरान आर्य समाज के सदस्यों ने इसे बढ़ाने की कोशिश की। इन लाइसेंस को पुनरारंभ करने के लिए हिंदू धर्म में परिवर्तन करें और सिख धर्म के समतावादी सिद्धांत के बावजूद सिंह सभा आंदोलन ने भी उन्हें हीन माना। शुरुआत में 1873 में अस्पृश्यता के उद्देश्य से स्थापित होने के बावजूद पंजाब में ब्रिटिश राज प्रणाली ने मजबियों के खिलाफ भी काम किया। जैसे ही नए नारियल के जंगलों में भूमि खेती के लिए उपलब्ध करवाया गया, राज ने इसे स्थिर भूमि जोत के बड़े पैमाने पर आधार पर लोगों को आवंटित किया, जिसका मतलब ये था कि भूमि धारकों के समूह जैसे जाटों के प्रमुखों में 4000 जमीन से अधिकांश शामिल थे प्राप्त हुआ और 1885 से और 1940 के बीच विस्कृत लोगों को पूरी तरह से बाहर रखा गया और भारतीय स्वतंत्रता से पहले की गई चर्चाएं, सम्मेलन और स्तुति के दौरान मजबियों ने विभाजित पंजाब के अंदर एक स्वाधीन क्षेत्र प्राप्त करने की मांग की, जिसमें उन्हें मजबिस्तान का प्रस्ताव रखा था। ये उस समय सिख धर्म के सिद्धांतों के बीच सामंजस्य की कमी को दर्शाने वाले कई उदाहरणों में से एक था। कई जाट सिख मजबियों को ही दृष्टि से देखते थे और उन्हें रामदासिया, रविदासिया जैसे अन्य पिरामिडों को भी नामकरण किया जाता था। जाट सिख और मजबी के बीच आंतरिक विभाजन अभी भी किसान और भूमिहीन श्रमिकों के बीच आर्थिक अंतर का पता लगाता है। ये व्यावसायिक स्थिति पर वर्ण के तनाव के बजाय भूमि स्वामित्व है जो पंजाब के सिख वंश के भेदभाव को परिभाषित करता है। और रोकी राम का कहना है कि पंजाब में अस्पृश्यता की प्रकृति शेष भारत से भिन्न है क्योंकि ये अधिक संबंधित है। पौष्टिक से अधिक पूर्वाग्रहों के लिए गुरुद्वारों का उपयोग नहीं किया जा सकता और उन्हें विशेष शमशान घाटों का उपयोग नहीं किया जा सकता। दिसंबर 1954 में शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के चुनाव के नतीजे पंजाबी सूबा एक जाट सिख प्रभुत्व वाले आंदोलन के पक्ष में थे। अकाली दल, जो अकाली दल था, 1920 में स्थापित और जाट सिखों के विचार वाली एक धार्मिक राजनीतिक पार्टी ने उन सभी
111 जीत हासिल की, जिन पर उन्हें चुनाव लड़ा और खालसा दल सरकारी समर्थन से बनी एक नई पार्टी 132 में से केवल 3 तीर्थ यात्रा में शामिल रही। एक अभ्यर्थी खड़ा हो गया और इस अभियान में आर्य समाज और रजन संघ, जो दोनों पंजाबी सूबों के विरोधी थे और हिंदू उच्च जाति के विचार में विश्वास करते थे, उन्होंने सिख निकटोरा के दर पर जोर दिया और उन्होंने हिंदी को अपनी पहली होने वाली भाषा का दावा करते हुए हिंदू पंजाबियों को समर्थन के लिए मजबूरी दे दी, जबकि वास्तव में वह हमेशा के लिए पंजाबी था। धार्मिक आधार पर विभाजन की इस कोशिश को सरकार का मौन समर्थन प्राप्त था और इसका प्रभाव वर्षों तक महसूस रहा। 2005 में एसजीपीसी ने के 56 निष्कासित कर्मचारियों ने सिख धर्म छोड़ दिया और आरोप लगाया कि उनके साथ भेदभाव किया जा रहा है क्योंकि वे मजहबी हैं। 16 मार्च 1966 को डे ट्रिब्यूनल ने प्रकाशित एक रिपोर्ट में फेडरेशन ऑफ मजहबी सिखों के एक प्रवक्ता ने कहा कि सिख जाति को सिखों के अनुसार जमींदारों द्वारा एक दास की स्थिति में लाया गया था, जो वास्तव में मजहबी सिखों को कुचल दिया गया। सूबा का गठन किया गया। अलिंका सिख नेता समुदाय में मजहबी और रविदासिया के योगदान को पहचानते हैं और उन्हें अपनी अनुयायियों में शामिल करने की कोशिश करते हैं, न कि कम से कम उनकी आबादी के आकार के कारण दोनों समूह अभी भी उच्च जाति के सिखों, विशेष रूप से सिखों भेदभाव के कारण अलग अलग स्थान महसूस होते हैं। जाट यही कारण है कि उन्होंने शिरोमणि अकाली दल और एसजीपीसी के माध्यम से सिख राजनीति के साथ पुराने सिद्धांतों को बनाए रखने के बजाय बहुजन समाज पार्टी जैसे राजनीतिक दलों की ओर रुख किया। शायद मजहबी समुदाय से आने वाले सबसे बड़े राजनेता बूटा सिंह हैं, जो पूर्व गृह मंत्री और केंद्र सरकार के राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष हैं। 2014 में सीएडे और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस दोनों ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ द्वारा एक समारोह का आयोजन कर ईसाई मजहबी लोगों को धर्म वापस लाने के विरोध में आवाज़ उठाई और पंजाब के मुख्यमंत्री और एसडी नेता प्रकाश सिंह बादल ने कहा कि इस तरह के धर्मांतरण दुर्भाग्यपूर्ण और सिख धर्म के मूल सिद्धांतों के खिलाफ है, क्योंकि सिख गुरुओं ने धर्मांतरण का विरोध करते हुए अपने जीवन का बलिदान दिया, जबकि कांग्रेस के एस अहमद सिंह ने अहिंसावादी विचार की ओर पहला कदम उठाया। लेखक आरएस को जबरन धर्म परिवर्तन वर्सेज आरएसएस ने कहा कि वह हिंदू धर्म में धर्म परिवर्तन की शुरुआत नहीं कर रहा है, बल्कि सिख धर्म में बदलाव कर रहा है और एसजीपीसी गरीब सिख परिवार के ईसाई धर्म में परिवर्तन को बढ़ावा दे रहा है। आरएसएस के इस एक सहयोगी राम गोपाल ने दावा किया था कि पिछले साल तक टिप्पणी में 2470 लोगों का धर्म परिवर्तन किया गया था और एसएसजीपीसी ने इस विचार का समर्थन करना शुरू कर दिया है। ईसाइयों द्वारा भी विरोध प्रदर्शन किया गया। दावा किया गया कि धर्म परिवर्तन आरएसएस द्वारा उनके धर्म और सिख धर्म के बीच में पैदा होने का एक प्रयास था, जहां पहले एक धार्मिक संबंध था। मजहबी सिख एक अछूत जाति के सदस्य हैं जो सिख धर्म का पालन करते हैं। शब्द मजहबी से ली गई फारसी अवधि मजहब और के रूप में अनुवाद किया जा सकता है, जो एक वफादार होते हैं। वह मुख्य रूप से भारतीय पंजाब, राजस्थान और हरियाणा में रहते हैं। आज मजहबी की परिभाषा कुछ हद तक के प्रभाव की वजह से धुंधली होती है। वाल्मीकि सबसे अच्छा में सैन्य सेवा के लिए जाना जाता सिख खालसा सेना, ब्रिटिश भारतीय सेना, आज़ादी के बाद भारतीय सेना। जब सिखों के 9वें गुरु तेग बहादुर दिल्ली में मुगलों द्वारा शहीद हो गए थे, तो निचली जाति के 3 सदस्यों ने एक मुस्लिम भीड़ से उनका खंडित शरीर बरामद किया और अपने बेटे गुरु गोविंद सिंह को वापस ले आए। गुरु गोविंद सिंह के पास लेके आए थे। उनके कार्यों की मान्यता में उन्हें अछूतों को खालसा धर्म में स्वीकार कर लिया गया और उन्हें मजहबी नाम दिया गया। वर्तमान में मजहबी समुदाय के भीतर एक समूह में ही रंगतेरा और दास इस आधार पर ही उनके पूर्वजों में से एक था, पर एक उच्च स्थिति कौल भाई जिंटा रंगरेतरा, जो मैं गुरु गोविंद सिंह को दिल्ली से तेग बहादुर के सिर ले गए थे। आनंदपुर साहिब पर क्या देख वीरता और आत्म त्याग के इस कार्य को गुरु गोविंद सिंह ने रंगरेता गुरु का बेटा कहा, जिसका अर्थ है रंगरेता गुरु के पुत्र। वाल्मीकिवाद के प्रभाव के कारण आज मजहबी की परिभाषा कुछ धुंधली है, जबकि सिख धर्म सिद्धांत के रूप में एक समतावादी विश्वास है जो जाति, लिंग और अन्य सामाजिक सीमाओं पर ध्यान नहीं देता। फेनेच और सिंह ने ध्यान दिया कि जो पढ़ाया जाता है, जो वास्तव में व्यवहार में लाया जाता है, उसके बीच अक्सर पाखंड का एक स्तर होता है। मजहबियों के साथ सिखों द्वारा भेदभाव किया जाता है, जिनकी उत्पत्ति उच्च श्रेणी की जातियों से होती है, और कई चूहरों ने वाल्मीकिवाद की ओर रुख किया, लेकिन फिर भी उन्हें मजहबी कहा जाता है। युवा जबकि वाल्मीकि जो अपने गुरु के रूप में वाल्मीकि स्वीकार करते थे, तेजी से सिख के रूप में लेबल किया जा रहा है। पर आपती अपने बड़े काम चिंतित है उनका कम से कम एक संगठन वाल्मीकि मजहबी सिख मोर्चा शर्तों का उल्लंघन करता है। ब्रिटिश राज के बाद के वर्षों में ईसाई मशीनरियों के प्रभाव में सिख धर्म से ईसाई धर्म में परिवर्तित होने वाले मजहबियों को कभी कभी ईसाई मजहबी सिख भी कहा जाता है। कुछ लोग हिंदू धर्म को भी मानते हैं, लेकिन खुद को मजहबी कहते हैं, जैसा कि बौद्ध धर्म के सिद्धांतों का पालन करने वाली एक छोटी संख्या हो। दोस्तों, तो ये था आज का मजहबी सिख का इतिहास, उनकी उत्पत्ति, उनके वंशज, क्या मजहबी सिख और सरदारों में क्या अंतर था, किस प्रकार उच्च जाति के सरदार थे, उन्होंने मजहबी जातियों का बहिष्कार किया,
मजबी जातियों को अपने में शामिल नहीं होने दिया और किस प्रकार मजबी जाति जो है वो एक दलित जाति बनकर रह गई और वाल्मीकिवाद के साथ इनका क्या संबंध है वो हमने देखा है। मजबियों की कुछ जातियाँ हैं और ब्रिटिश काल की सेना में भी अच्छी खासी सेना के अंदर मजबी सिख शामिल थे और इससे पहले जो आंग्ल भारतीय युद्ध हुए थे, आंग्ल सिख जो युद्ध होते हैं उसमें भी मजबियों की काफ़ी सेना शामिल थी, लेकिन धीरे धीरे ये आंग्ल सिख युद्ध वॉर ब्रिटिश से हार गए थे, तो उसके बाद उनको रोजगार की भी, तो फिर वो इधर इधर बिखरे रह गए। दोस्तों, लगातार मजहबी सिक्का जो है वो अपने वर्ग को बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन फिर भी उनका अपमान तो हुआ है, ये हम सब जानते हैं। दोस्तों, किस प्रकार का रिस्पॉन्स आपका लगातार अच्छा मिल रहा है, आज सभी करते हैं आगे भी इसी प्रकार का रिस्पॉन्स बनाएं। दोस्तों, अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब बेल के प्रेस को नोट करें और डिस्क्रिप्शन में दोस्तों आपके लिए कुछ लिखा हुआ है और चेक करें जरूर और सपोर्ट करना चाहें तो सपोर्ट करें। फिर मिलते हैं दोस्तों न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।